हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर से जो अपने टॉपिक्स हैं कवर कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। हमने उनमें से 3 टॉपिक किए थे दोस्तों। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 टॉपिक हम कर चुके थे। आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आएगा छोटा सा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हम ऐसा करते हैं कि 2 टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं, एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो सारे कदर आते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। यहां पर क्या लिखी हुई है कि इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझो मेरी बात। मेरे पास 2 टाइप का सॉल्यूशन है, ए और बी। ए का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, यानी कि वो डाइल्यूट है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट है। ठीक है। और बी जो है मेरा, वो ऐसा है जिसमें कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालोगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड में जाना चाहेगा। ठीक है। बट उल्टा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ही को पास करने के लिए दे रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड द प्रेशर अप्लाइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, एसपीएम। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ नहीं करता, ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने नहीं देता। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मेरे पास यहां पर जो है, ये मेरा, यदि ये मैं बोलूं कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन है, तो ये यदि एसपीएम होगा, ये मेरा एसपीएम है, तो मेरा मॉलिक्यूल जो होगा ना दोस्तों, वो इधर से इधर आएगा। ठीक है। तो ये एसपीएम का काम होता है, वो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने के लिए दे रहा है, कहाँ से, लेस से मोर की ओर। तो दैट इज कॉल्ड एसपीएम। ठीक है। एसपीएम का एग्जांपल है एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है, parchment पेपर हो सकता है, और सेलफोन पेपर भी हो सकता है। ठीक है। ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है ना, सेमी परमेबल ये होता है। ठीक है। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ solvent molecules flowing into the solution when solvent and solutions are separated by semi permeable membrane, it is called osmosis, है ना। यानी कि फ्लो होना सॉल्यूशंस का, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब अपना फ्लो होता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू एसपीएम, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये फेनोमेना है अपना, है ना। बेकार सा एग्जांपल है। ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल, इसमें देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये अच्छा है। इसमें हमने क्या करा, ये मेरा सॉल्वेंट शुगर सॉल्यूशन था, है ना। ये मेरा एसपीएम है। ठीक है। तो देखो ये मेरा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मेरा मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है, और इसमें पानी जो है वो कम है, शुगर ज्यादा है। तो हमने क्या करा, जब यहां से पिस्टन हमने दोनों साइड डाल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो लेस टू मोर की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है। बट सपोज करो आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो,
तब क्या हो रहा है, यहां से यहां पास हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है कि मैंने पिस्टन है मेरा यहाँ पर दे रखा है, और ये कुछ ऐसा समझो मेरी बात को कि ये मेरे पास दो पिस्टन था। ये पिस्टन क्या कर रहा है भाई, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो प्रेशर यदि इस पिस्टन पे अप्लाई हो रहा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं कहाँ पे, लेस टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड की ओर, इधर से। ये एसपीएम है मेरा, ये एसपीएम क्या करता है, इस साइड से तो फ्लो करा रहा है, बट इस साइड से फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। राइट साइड से फ्लो हो रही है दोस्तों, लेफ्ट साइड से फ्लो प्रिवेंट हो रही है। बट जब हमने दूसरी साइड, जिस साइड फ्लो हो रहा है उस साइड एक एक्स्ट्रा प्रेशर पाई अप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, वो प्रेशर क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। यानी कि अब ये क्या करेगा, मूवमेंट रुक जाएगी, दैट इज, है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैंने क्या करा, वहां से एक प्रेशर अप्लाई किया ताकि लेस टू मोर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में जो फ्लो हो रही थी वो फ्लो स्टॉप हो जाए। समझो मेरी बात, यहां पर मेरे पास दो पिस्टन रखे थे, यहां से फ्लो कर रहा था लेस टू मोर की ओर, बट जब मैंने एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ताकि फ्लो प्रिवेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। So the pressure applied to the solution to stop the process of osmosis, it is called osmotic pressure. It is called osmotic pressure. और osmotic pressure का क्या होता है न्यूमेरिकली? स्लाइड ही रुक गई यार बीच में, यहां से करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकली क्या होता है, पाई को यदि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूं तो पाई इक्वल टू सीआरटी, याद रखना आप, पाई इक्वल टू दोस्तों सीआरटी होता है। तो सीआरटी क्या है, सीआरटी, यहाँ पर दोस्तों सीआरटी क्या होता है सोचो, तो सीआरटी होगा पाई इक्वल टू सीआरटी, सोचना। तो सीआरटी का मतलब है सी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी याद रखना, मोलैरिटी की बात करो, मोलैलिटी नहीं करा, मोलैरिटी, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इक्वल टू टेम्परेचर, एंड पाई क्या है मेरा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, और पहले तो हम जान लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज के लिए यूज होता है। डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चंस करने जाते हैं हम धीरे धीरे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विल द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट चेंज विद द नेचर ऑफ सॉल्यूट? भाई नहीं करेगा, बिकॉज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। मैंने पहली क्वेश्चन में बताया था आपको कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारी, है ना। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं एक अपना। एक क्वेश्चन है, एन aqueous solutions contain 1 liter in 6 gram urea, the osmotic pressure is 0.2, how much weight of glucose present in 1 liter of the solution? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक सॉल्यूशंस गिवन है जिसका कि हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मास भी गिवन है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्लूकोज के इक्वल है, तो मुझे बताना है वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा। दैट मीन्स कि यदि मैं बात करूं यूरिया वाले सॉल्यूशंस की, तो यूरिया सॉल्यूशन को मैं 1 मान लेता हूं दोस्तों, और ग्लूकोज सॉल्यूशन को मैं 2 मान लेता हूं। ठीक है,
यूरिया सॉल्यूशन को मैंने 1 माना है और ग्लूकोज को मैंने 2 माना है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास क्या चीज है, पाइक यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सीआरटी होता है दोस्तों। सी का मतलब मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा, 6/60, 6/60 ये मोल्स हो गए मेरे पास। उसके बाद हम आर की वैल्यू को हमें पता है क्या होती है, और टी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और इसकी जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दूसरे वाले के। तो दूसरे वाले का कितना मोल्स कितना हो जाएगा, हमें उसका मास नहीं पता है, तो हमें उसका मास नहीं पता है, डिवाइड बाय दी मोल्स यानी कि 180। ये तो क्या हो गया अपना, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा। दूसरे वाले का चेक करते हैं, दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का कितना है, ग्लूकोज वाले का, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास हमें पता नहीं है, ग्लूकोज का मास पता नहीं है, लेट्स डब्ल्यू मास है उसका, डिवाइड बाय यदि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो मास बाय मोलर मास 180 दे रखा है, डिवाइड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है सपोज करो 1 लीटर है, हाँ 1 लीटर दे तो रखा है, 1 लीटर है ना, ठीक है। इंटू आर इंटू टी ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से आर आर कैंसल, यहाँ से आर टी कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डब्लू निकल के आ जाएगा भाई, क्या निकल के आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 10, ठीक है। देखो ना, डब्लू निकल के आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 18। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको बस न्यूमेरिकली फॉलो करना है कि क्या कह रहा है। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के और कांस्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अपना ओवर होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग क्या करो, इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो, और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर एक दो टर्म्स भी आप लोग ध्यान दे देना। जैसे कि एक टर्म होता है अपना, एक जो टर्म अपना होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अभी ऑस्मोसिस में क्या था मेरे पास, सपोज करो कि ये दे रखा था, यहां पर सपोज करो कि मैंने एसपीएम लगा दिया था, और यहां पर सपोज करो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड था। तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल है वो किधर हो रहा है दोस्तों, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड में, यहाँ पर है फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड में हो रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, इतना प्रेशर अप्लाई कर दो कि अब ये फ्लो यहाँ से रुक जाएगी और ये फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगेगी दोस्तों। उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो होता था दैट इज कि मेरे पास लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड में अपना मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। बट जब आपने रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई किया, अब मोर से लेस में जाने लगेगा, कहाँ जाएगा, मोर से लेस में। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ये कई बार पूछ देते हैं। पहली चीज तो ये, इसका जो एप्लीकेशन होता है ना दोस्तों, वो होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डायरेक्टली पूछेगा। आप कभी भी बीचेस वगैरह पे घूमने जाते होगे तो देखते होगे एक एक मशीन रखी होती है जहाँ पे वो सैलिन वाटर डालते हैं और प्योर वाटर अपना बाहर आता है। तो इसका एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को डीसैलिनेट करना होता है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज द एप्लीकेशन हियर, ठीक है। तो ये अपना रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, 1 नंबर में ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, जिसका कम है उसका हाइपोटोनिक। उसके बाद आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब मान लो कि दो सॉल्यूशन है पाई 1 एंड पाई 2 और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ये भी आपके क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं और सॉल्व भी करवा दिया आपको। तो आप क्या करोगे, इनको रिवाइज करो अच्छे से, एप्लीकेशन रिवाइज करो,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, और मैं आपको ये क्वेश्चंस दोबारा भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। देखो, आपने देखा होगा कि जब हिली एरियाज में जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, उन जगहों पे रोड्स विंटर सीजन में जब हैवी स्नोफॉल हो जाती है ना, तो रोड्स पे क्या होता है, आइस बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। अभी क्या है कि यदि रोड ब्लॉक हो गए, तो भाई रोड को तो आपको करना पड़ेगा क्लियर, तभी तो आपके व्हीकल आएंगे जाएंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, लोग बाहर जा सकेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि वो रोड पे सॉल्ट क्या क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं रोड पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, रोड क्लियर हो जाता है। अब ये जादू कैसे हो गया, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो जादू है, आपने बर्फ पे नमक डाला और बर्फ पिघल गई स्नोफॉल पे, जबकि टेम्परेचर -33 है वहां का, सपोज करो जम्मू एंड कश्मीर का, सपोज करो टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस है। बट आप क्या देख रहे हो कि वहां पे रोड को क्लियर करने के लिए हमने आइस पे क्या डाला, स्नो डाला। देखो, यहाँ पे वही चीज लिखी है, सॉल्ट इज एडेड, सॉल्ट इज एडेड टू आइस इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इन द विंटर सीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो यानी विंटर सीजन में या कहीं पे भी इंडिया में या बाहर जहां भी ज्यादा आइस होती है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे आप, है ना, काफी आइस वगैरह गिरते हैं ना, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आइस पे सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने की वजह से आइस जो है मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद रोड्स अपना क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमने देखा था। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये देखना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशंस कहाँ से निकल के आया, या क्या साइंस का टर्म्स है। तो देखो क्या होता है, इन जनरल जब भी आप सॉल्ट डालते हो ना, चाहे वो NaCl डालो, चाहे वो CaCl2 डालो, चाहे वो कोई भी सॉल्ट आप डाल रहे हो इस टाइप का, तो वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आइस वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये मेरा आइस था, दिस वन इज आइस, और ये मेरा वाटर था, दिस इज वाटर। ये जो वाटर है, यदि ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या है बच्चा, आइस है ना। और जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे, जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये आइस -33 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, अभी जीरो पे नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था ना वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो लोअर हो गया, वो और नीचे हो गया, -33 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। ठीक है, चलो। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस पे वाटर, सारे का सारा वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सारा लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जब तक सारा का सारा लिक्विड वाटर में, लिक्विड आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक टेम्परेचर क्या हो रहता है बच्चा, कांस्टेंट रहता है ना, ये तो हमने पढ़ा है क्लास 11th में। तो फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, है ना, फॉर्म ऑफ द लिक्विड बिगिंस टू सेपरेट आउट फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, फ्रीज करना, ठीक है, फ्रीज करना उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ये इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, दैट इज सॉल्ट डालते हो, यहाँ पे मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, बट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वेपर प्रेशर क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है। अब यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। समझो मेरी बात, यदि आप उसने, आपने क्या करा, वाटर के अंदर क्या डाल दिया, वाटर के अंदर अपना डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, है ना, या कोई भी चीज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो वो उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये रहा मेरा, है ना। ओरिजिनली वेपर प्रेशर जो था मेरा, वो क्या था, देखो अभी वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ, अभी ये भी कम हो गया, पहले इतना था अभी इतना हो गया।
ठीक है। और वेपर प्रेशर भी मेरा क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। देखो ना, पहले यहाँ था वेपर प्रेशर, अभी यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर था पहले में, अभी कहाँ पे हो गया, ये रहा। तो वेपर प्रेशर भी कम हुआ आपका, यहां से यहां पर आ गया वेपर प्रेशर, देखो ध्यान से। और मेरा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया, यहां से यहां पर आ गया ना, ये रिलेशन आपका दिखाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि हम इस डायग्राम से या इस ग्राफ से ये समझते हैं कि जब भी वेपर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, फ्रीज कब करेगा, जब वेपर प्रेशर जो है ना वो इक्वल्स हो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के। ठीक है, उसको हम कहते हैं उसका फ्रीज। कोई दिक्कत है? तो उस ग्राफ से हमने क्या देखा, यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यही इक्वेशन है ना कि मान लो कि ओरिजिनली मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टी नॉट एफ है और फाइनली टी एफ है, तो भाई कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, विच इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यही तो होता है। ठीक है, यही इक्वेशन है अपनी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वे टी नॉट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ था तब जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट एफ। और डेल्टा टी एफ मेरा निकल के आएगा जब टी एफ में इसको माइनस करेंगे। और टी एफ क्या है, फाइनल, जब मिक्स कर दिया उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ रही है, दैट इज कॉल्ड टी एफ। ठीक है, तो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस्ड हो रहा है ना, जितना डिप्रेस्ड हो रहा है दैट इज डेल्टा टी एफ, कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ उस केस में -33 डिग्री कम हो रहा था, 33। तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेस हो रहा है ना वो उसके मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझो। प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर कि एम, यहाँ पे हमारा एम का मतलब है मोलैलिटी। मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, ये भी हमने पढ़ रखा अच्छे से, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं दोस्तों। मोलैलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज व्हाट, मोलैलिटी। समझ में आया, है ना। यहाँ पे हमने मोलैलिटी से किसको क्या करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एक। तो कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के एफ है, वेयर क्या, के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और देखो के एफ इज क्या कहता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, कैलास्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और के एफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर की यूनिट तो हमें पता है केल्विन होगी, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल बाय केजी है ना। यहां से मैं निकाल लूंगा ना, सपोज करो मेरे को यूनिट निकालनी है, तो मैंने क्या लिखा दोस्तों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दोस्तों, है ना, वेयर एम इज इक्वल टू मोलैलिटी। यहां से मेरे पास के एफ इक्वल टू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय एम आ जाएगी, वेयर डेल्टा टी एफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और एम क्या होता है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स, मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो क्या हो गया यूनिट, केल्विन केजी पर मोल। तो यूनिट बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ केएफ। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी आपकी, यूनिट ऑफ केएफ। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएफ। तो देखो केल्विन केजी पर मोल, यहाँ से आप इजीली निकाल लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़े। मोलैलिटी तो हमें पता ही है क्या होती है, ये वहां पर वही चीज लिखी हुई है। देखो कभी भी कई बार इक्वेशन में ना मास पूछ देते हैं, मॉलिक्यूलर मास पूछ देते हैं ना सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ देंगे आपसे, वहां पर कैसे निकालोगे, तो वो आप पूरे इक्वेशन को ना डेराइव करना पड़ेगा।
ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। मतलब आप एक फॉर्मूला याद रखो, आप एग्जामिनेशन हॉल पे उसको अप्लाई करना। 10 फॉर्मूले याद करने से कोई फर्क फायदा नहीं है। मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ कि ना वो नहीं करना आपने को, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन आती रहेगी माइंड में। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, 1 और 2 लेके चला है, ठीक है। तो ये क्या मान के चल रहे हैं, 1 इक्वल टू सॉल्यूट एंड 2 इक्वल टू सॉल्वेंट, भाई जिन्होंने भी ये पीपीटी बनाई है। 1 इक्वल टू सॉल्यूट, 2 इक्वल टू पी सॉल्वेंट, उल्टा कर दिया मैंने तो। ये 2 है, ये 1 है। अब यहां से निकल के आ जाएगा कि आपके पास क्या है, W1 इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड W2 इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। M1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ से यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ डेल्टा TF का, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट का मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट 1 है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और ये किससे मल्टी डिवाइड होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहीं से लिख देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज कि W1, ठीक है। ये अपना यूनिट आ जाती है, KF इंटू यूनिट। अच्छा, यदि ये ग्राम में दे रखा है तो इसको इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या निकालना है, हमें सपोज M2 निकालना था, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी। M2 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ये M2 इक्वल टू क्या होगा, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय KF इंटू W1, है ना, इंटू डेल्टा TF, ये भी लिख दोगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं करना, इतना नहीं करना, आप सिंपल डिप कर लो, जो एक ही फॉर्मूला याद रखो। मैं एक ही फॉर्मूले से हमेशा सॉल्व करूंगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ज्यादा नहीं करना, आप सबको इसमें रख देना, है ना, ऑलवेज आपका आंसर आ जाएगा। देखो वही करा इन्होंने, है ना। यहाँ पे बहुत फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस होता है ये दे रखा है, जब हम उसमें डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है। कई बार ना नहीं दे रखा होता है ना, तो हमें पता होता है। इन जनरल वाटर की ना 1.86 होती है KF की वैल्यू, याद रखना है ना, ठीक है। और के भी हम पढ़ेंगे तो 0.52 होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल was mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट KF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज KF की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कि मेरे को नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, दैट इज TF की वैल्यू निकालनी है। 55 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल गिवन है, इसी पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर उन्होंने पूछ रखा है इथाइलिन ग्लाइसोल, तो इथाइलिन ग्लाइसोल का मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए। इथाइलिन ग्लाइसोल का मॉलिक्यूलर मास होता है 62। क्या होता है, 62। अक्सर क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है अपना मॉलिक्यूलर मास। तो इथाइलिन ग्लाइसोल का मॉलिक्यूलर मास 62 है। क्वेश्चन क्या है कि 45 ग्राम ऑफ जब आप सॉल्यूट डालते हो वाटर के अंदर, जो कि सॉल्वेंट है, तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देता है। हमें KF भी निकालना है और TF भी निकालना है। KF की वैल्यू वाटर की 1.86 होती है, किसी को याद हो तो वहां से समझ में आ जाता है। बट हम इसको प्रूव करेंगे ना, लास्ट में आंसर 1.86, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव करने जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर की KF की वैल्यू 1.86 होती है, ये तो हमें पता है। बट हम इसको निकाल भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल है, हाँ, दे तो रखा है 1.86, दे रखा भी यार, आपको पता भी होना चाहिए आई थिंक वाटर का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। आई थिंक फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है, कांस्टेंट तो दे ही रखा है ना। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट मेरे पास क्या है भाई, इथाइलिन ग्लाइसोल है, इथाइलिन ग्लाइसोल। और मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, KF इंटू M होता है।
और के एफ की वैल्यू हमें पता है क्या है दोस्तों, 1.86 है। और मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है, मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। मैंने क्या बोला था आपको, इस फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिखाया है आपको मैंने क्लास में। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है दोस्तों, 45 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है इसका, 62। तो ये तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है देखो, 600 ग्राम। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 600 इंटू 1000 कर देंगे ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए, है ना, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। क्या आपको समझ में आया, वाटर की मॉलिक्यूलर मास का तो यूज ही नहीं था, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करा इन्होंने। यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, समथिंग आई जो भी आई। ठीक है, समझ में आया, कर लेना, कैंसिल आउट करो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 5, यहाँ से 15, अब मल्टीप्लाइड करो तो वैल्यू आ रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.25, 2.25। ठीक है, ये 2.25 अपनी वैल्यू है किसकी, डेल्टा टी एफ की, है ना। अभी डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2.25 है, दैट मीन्स कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.25 इज इक्वल टू, तो मेरे को पता है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी होती है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होती है। टी एफ क्या ओरिजिनल वाली, टी नॉट एफ कितनी है इसकी, 273.15 टू बी एग्जैक्ट, माइनस टी एफ। तो यहाँ से टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 273.15 प्लस 2.25, सॉरी माइनस, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपको 270। समझ में आ गया, आसान है, बहुत आसान था ना, कुछ नहीं किया हमने, हमने बस ये फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, ये सब बेकार चीज है। अब इससे पहले मैं एक चीज आप लोग को यही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। देखो, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब क्या है कि आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है दोस्तों, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एम इज इक्वल टू मोलैलिटी। ठीक है, कहने का मतलब है, अच्छा ये भी वही चीज होती है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो हम सिंपल ये लगा देंगे। कहने का मतलब है कि डेल्टा टीवी का क्या है, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है, केवी इंटू एम के फैक्टर से अपना इंक्रीज हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखा था वाटर के लिए केवी की वैल्यू क्या होती है, जो वाटर है मेरा, वाटर के लिए केवी की वैल्यू है, ये रही,
वाटर के लिए केवी की वैल्यू 0.52 होती है, तो पता होना चाहिए, है ना। है ना, इसके इस पे क्वेश्चन हम आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन होता है, आपको मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ से निकाल के आपके आ सकते हैं ना। मैं जनरली यही क्वेश्चन से डिराइव करता हूँ, बट इन जनरल यदि आपको सपोज करो इससे मॉलिक्यूलर मास निकालना होता, तो मैं वन को मानता सॉल्वेंट, सपोज करो, है ना, एंड टू को मानो सॉल्यूट, तो W1 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का, W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल के ले आएंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ये फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है। यहां से देखो हम क्या निकाल के लेके आते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। दैट मीन्स कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हुआ, केबी मल्टीप्लाइड बाय एम इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना है, W2 इन केजी। तो यहां से क्या निकल के आ गया दोस्तों, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोल्स इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मोल्स निकालते हैं, यहाँ पे वन डाल दो ना क्योंकि सॉल्वेंट है ना। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, सॉल्यूट का मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कितना है, M1 है इसका, यदि मैं, ठीक है, हाँ M1, नहीं सॉल्यूट का तो 2 लिया है ना हमने, सॉल्यूट का लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज W1। यदि वो ग्राम में दे रखा है तो 1000 से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा वो। ठीक है, यहां से हमने ये निकाल लिया, और हमसे यदि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा होता, तो यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 का फॉर्मूला आ जाता दोस्तों, क्या आता, देखो इस टर्म्स को इधर ले जाओ, बाकी को नीचे ले जाओ, W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय KB इंटू डेल्टा टीबी मल्टीप्लाइड बाय दी, चल दो, देखो M2 की वैल्यू, M2 को उधर ले जाएंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे, तो M2 को जब आप उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय KB, KB तो रहेगा ही यहाँ, डिवाइड बाय M, W1 इंटू डेल्टा टीबी, ये अपना M2 आ जाएगा, है ना। कभी कभी मॉलिक्यूलर मास पूछता है तो लोग यहाँ से निकालते हैं डायरेक्ट, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि चीज़ों को रटा करो, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान है दोस्तों, क्योंकि भूल जाओगे पेपर के अंदर आप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही फॉर्मूला याद करो जो आपका मेन फॉर्मूला होता है, और पेपर के अंदर जाके उसको डेराइव कर लेना, हमेशा बोलता हूँ बच्चों को। दैट इज मीन्स कि आप ये फॉर्मूला ही हमेशा याद रखो, 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज कर जाओगे। हल्का सा भी कुछ मल्टीप्लीकेशन इधर उधर हुआ तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी है, एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा है, और दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, और हम वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।